हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे द सेल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है मोहित करदम। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये चैप्टर 2 है जैसा कि, और ये बायोलॉजी में भी है, 11th में, 12th में भी है, और कहीं कहीं 9th 10th में भी है। थोड़ा थोड़ा कहीं बेस, मतलब ये 9th में छोटा सा है, 11th में थोड़ा बड़ा लार्ज लार्ज कर दिया है। और इसे डी फार्मा में इसका जो ह्यूमन एटोनॉमी एंड फिजियोलॉजी में दूसरा चैप्टर है, और बी फार्मा में भी है ये चैप्टर। तो इस द सेल को, जो ये चैप्टर है, हम इसको हम कहीं भी पढ़ सकते हैं मेडिकल टर्म में, मेडिकल लाइन में। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 10वीं 12वीं के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि शरीर के प्रत्येक ऊतक की इकाई कोशिका होती है, शरीर के प्रत्येक ऊतक की इकाई कोशिका होती है। मतलब कोशिका, हाँ, जो बनी है, जो कोशिका जो इकट्ठी होकर बनी है वो ऊतक कहलाती है। जो ऊतक जो बनी है ना, एक प्रकार से जो टिश्यू बना है वह बहुत सारे कोशिकाओं सेल से बनकर बना है। जिस प्रकार तुलना हम किसी इमारत की ईंट से की जा सकती है, ठीक है, इसकी तुलना किसी इमारत की ईंट से की जा सकती है। अलग अलग ऊतकों में, अलग अलग टिश्यू में पाए जाने वाली कोशिका के कार्य अलग अलग होते हैं। अलग अलग ऊतकों में पाए जाने वाली कोशिका के कार्य अलग अलग होते हैं। जीवित कोशिका जिस पदार्थ से बनी होती है, ठीक है, जीवित कोशिका जिस पदार्थ से बनी होती है उसे जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ये तो चलो आगे की बात है, लेकिन मैं ये बता दे रहा हूं कि व्हाट इज सेल। तो सेल इट इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, ठीक है, ऑफ ए बॉडी। सेल क्या है हमारी? ये हमारे शरीर की एक संरचनात्मक और फंक्शनल कार्यात्मक, हाँ, तो ये हमारी एक इकाई है शरीर की, ठीक है, जैसा कि आपको सबको पता है। सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ए और लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। जैसे कि मैंने बता दिया कि हर किसी में, हम में, या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी हैं लिविंग थिंग्स, उनमें सेल पाया जाएगा, ठीक है, वो सेल से ही बनी है। ऐसा सर सेल है क्या? और सेल के अंदर ऐसा क्या है कि वो हमारे अलग करती है लिविंग थिंग्स को और नॉन लिविंग थिंग्स को? भाई, लिविंग थिंग्स में ऐसा क्या है कि नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा क्या नहीं है कि जो लिविंग थिंग्स में? तो इसमें यही अंतर है कि लिविंग थिंग्स में सेल है, ठीक है। अब ऐसा है, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनते हैं हमारे बॉडी ऑर्गन। अब वो आगे पढ़ते हैं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि सबसे पहले इसकी खोज कैसे हुई सेल की। तो सेल की जो सबसे पहले खोज हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, वो रॉबर्ट हुक ने की थी। कौन से सन में? 1665 में। उन्होंने, एक कॉर्क का पेड़ था, कॉर्क के पेड़ में ऐसा था कि मेरे प्यारे बच्चों, वो बाहर है, वो सेल लटक रही थी, मरी हुई सेल बाहर लटक रही थी, बाहर पेड़ के साइड गिर रही थी, छाल, मतलब ऐसा होता है ना, पेड़ है जैसा कोई, पेड़ की जो छाल होती है ना, उसके बाहर, पेड़ के मतलब बाहर निकल रही थी वो सेल्स, मरी हुई सेल्स। तो उन्होंने वही लिया, उसको ही लिया और उसी का अध्ययन करा उन्होंने देखा कि भाई इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसके अंदर है क्या चीज़। तो उन्होंने देखा है, माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्होंने देखा ये तो मधुमक्खी के छत्ता की तरह हो रही है, ये तो आकार ले रही है, समान आकार है। तो उन्होंने सबसे पहले खोज करी सेल की। तो जैसा कि मैंने बताया कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में साधारण सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से कॉर्क को देखा गया, ठीक है, जिसकी एक समान क्या है, आकार है, और दीवारों से गिरी हुई हैं, ठीक है। और जो सेल का अर्थ है, देखा जाए तो सेल का अर्थ कुछ नहीं है, इसका अर्थ है खोखली, एक या खाली स्थान, एक खाली स्थान, होलो स्पेस, जो चारों तरफ से घिरा हो। वास्तव में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की डेथ सेल को देखा था,
जो केवल कोशिका भत्ती थी। ठीक है, मतलब यही था, कॉर्क जी ने जो खोज करी थी, उन्होंने खोज तो कर दी लेकिन उन्होंने मरी हुई सेल की खोज करी थी। अब आते हैं इसके बाद ल्यू वे वेन हुक। ल्यू वेन हुक ने क्या करा था, 1674 में उन्होंने, यदि पूछे सेल की खोज किसने करी तो रॉबर्ट हुक ने, और यदि लिविंग सेल की किसने खोज की तो ये खोज की थी लिविन हुक ने। ठीक है, ल्यू वेन हुक ने कौन से सन में ये करी थी, 1674 में। ठीक है, और फिर बाद में एक कोशिका थ्योरी आई थी, कोशिका थ्योरी जो लाए थे हमारे स्लीडन और स्वान लाए थे। जैसा कि इसमें लिखा है कि 1674 में ये तो लिखा है लीवन हुक ने सबसे पहले ये करी थी। देखो लीवन हुक ने, ये वाली लाइन है। अब आते हैं वो, अब चलते हैं कि सेल थ्योरी कब आई थी। तो सेल थ्योरी जो थी आपकी, ये जैसे कि लिखा है, सेल थ्योरी स्लीडन और स्वान ने 1839 में, स्लीडन और स्वान ने 1839 में द सेल नामक अपनी पुस्तक में सेल थ्योरी प्रेजेंट की थी। ठीक है, सेल थ्योरी प्रेजेंट की थी, जिसके अनुसार सभी जीव कोशिका अथवा कोशिका से बने होते हैं। मतलब जिसके उन्होंने ये थ्योरी दी थी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंस्टिस्ट ऑफ सेल। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो जो बनी हैं वो सेलों से बनी हैं। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि सेल कैसे बनी है, लेकिन ये बता दिया कि ऑल लिविंग जो चीज़ बनी है, ऑर्गेनिज्म बनी है, जो जीव बने हैं वो आपके सेल से बने हुए हैं। फिर इस थ्योरी को ये परफेक्ट नहीं बैठ रही थी। फिर आपके विरचोव ने 1855 में, विरचोव ने 1855 में, जैसे कि लिखा है इसमें, विरचोव ने 1855 में इन्होंने ये बताया कि सेल कैसे बनते हैं। अब सेल जो बनते हैं आपके, वो बनते हैं डिवाइड होकर। ठीक है, कोशिका पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से बनती है। ठीक है, मतलब कहने एक प्रकार से ये पूर्वजीवन मतलब डिवाइड एंड रूल का वो होता है इसमें सिद्धांत। ठीक है, मतलब एक सेल होती है, तो सेल क्या मैं बताता हूँ, अपनी चित्र बनाता हूँ। जैसे सेल है, ठीक है, सेल ये डिवाइड हो जाएगी दो पार्टों में, एक सेल ऐसी, एक सेल ऐसी। ठीक है, दो पार्टों में डिवाइड होगी और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आते हैं ये आपके विरचोव ने 1855 में। ठीक है, अब सबसे जो लार्जेस्ट सेल होती है ना, वो ऑस्ट्रिच जो एग होता है उसमें होती है, वो 15 सेंटीमीटर कोशिका होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे छोटी जो सेल कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है, जो यूनिसेलुलर होती है। सबसे, ये तो होगी सबसे, मतलब सबसे दुनिया में। अब आते हैं हमारे इंसान में। इंसान में सबसे छोटी सेल कौन सा होता है, वो स्पर्म होता है। और सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, ओवम होता है ह्यूमन में। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन का होता है, जो हमारे ब्रेन में होता है। ठीक है, तो एक प्रकार से देखा जाए कि सेल सबसे बड़ी कहाँ होती है, ऑस्ट्रिच एग में, जो 15 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत में एक एक्सेप्शन भी है, जैसे विषाणु में सेल नहीं है, वो मतलब उसमें विषाणु जो है एक प्रकार का वायरस जो है, वो एक हमारे मतलब पहले तो मरा रहता है जो बाहर रहता है, जैसे कोरोना, लेकिन वो हमारे अंदर चला जाएगा ना जब वो जीवित होता है। पहले तो मरा हुआ रहता है, जैसे कोरोना को हम क्यों चाहिए भाई, कोरोना हमारे अंदर क्यों आकर वो एक प्रकार से संक्रामक हो जाता है। ठीक है, तो वो इसी मारे हो जाता है कि एक प्रकार का वायरस है वो, और तथा सूक्ष्मदर्शी कण है, यह प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। ठीक है, विषाणु जो है, विषाणु जीवित कोशिका में ही प्रजनन करते हैं। ठीक है, मतलब उनका यदि उनको प्रजनन करना है, उनको जीवित रहना है, तो वो हमारे अंदर, सेल कहाँ है, हमारे अंदर, तो वो इसी में आएंगे। ठीक है, इसलिए
इसमें जीवन का अन्य लक्षण जैसे कोशिका आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे सजीव रसायन भी संज्ञा देते हैं, ठीक है। इसको जो बोलते हैं संजीव मतलब लिविंग रसायन का भी हम नाम देते हैं, ठीक है। मैंने जैसे कि बता दिया है आपको। तो ह्यूमन स्मॉल सेल स्पर्म, और दुनिया में सबसे स्मॉल सेल कौन सी होती है? माइकोप्लाज्म होती है, ये यूनिसेलुलर होती है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट पेज पर। देखो अब देखते हैं सेल में क्या ऐसा क्या है कि वो एक जीवित ऑर्गेनिज्म है। तो जैसे कि हम बाजार जाते हैं, बाजार से हम टमाटर, प्याज, लहसुन ये सब चीज़ लेते हैं, एक पिन्नी लेते हैं, है ना। पिन्नी लेते हैं तो पिन्नी में वो सब चीज़ आ जाती हैं। तो ऐसी एक सेल की वॉल है, ठीक है। क्या है? सेल की एक दीवार है जिसमें ये सब चीज़ होंगी, ठीक है। तो ये सेल वॉल क्या काम करता है? ये हमारे सेल को सेफ्टी देता है और शेप प्रदान करता है, मतलब शेप देता है, ठीक है। जनरली ये एक प्रकार से सेल वॉल प्लांट में पाई जाती है, जैसे कि इसमें लिखा है कि ये प्लांट में पाई जाती है, जैसे कि ये है। क्यों? क्योंकि एनिमल में तो हम आ गए। तो एनिमल में हम आ गए तो एनिमल में तो दो वॉल होंगी नहीं, है ना। तो इसमें हम एनिमल में नहीं होती। दूसरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है? एक प्रकार का हमारे सेल में ये एक प्रकार से सबको ब्रेन है, एक प्रकार से सेल का, ठीक है। ब्रेन ऑफ द सेल ये न्यूक्लियस, ठीक है। और जो ये एक डेंस, सबसे ज़्यादा डेंस में होता है ये, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही सेल पाया जाए, एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा एक ही सेल में। फिर आता है साइटोप्लाज्म। फिर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स, इसमें बनते हैं राइबोसोम्स। जो स्मूथ वाले राइबोसोम्स होते हैं वो बनाते हैं फैट, और जो रफ वाले राइबोसोम्स होते हैं वो बनाते हैं प्रोटीन। ये प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है इसको, और इन्हीं में पाए जाते हैं आपके डीएनए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? जैसे ये जैसे हमारे ब्रेन को जो प्रोटेक्ट कर रहा है, कि कंकाल प्रोटेक्ट कर रहा है, ऐसी ये जैसे दीवार को दीवार आप मतलब पिचके नहीं, दीवार पिचके नहीं, तो यदि दीवार पिचके नहीं, उसे प्रोटेक्ट जो करता है वो हमारी बीम और कॉलम कर रही हैं। कॉलम हमारे खड़े कर दिए और बीम लगा दिए, और एक प्रकार से तो एक प्रकार से हमारे इंटरनल कंकाल का काम करता है हमारे सेल में। अब आता है गोल्जी एपरेटिक्स। ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ, तो यहाँ अब मैं बोलता रहूँ यहाँ की मेरी एनर्जी खत्म होगी। अब मेरे शरीर के किसी और अन्य पार्ट पर है वो एनर्जी, प्रोटीन है, तो वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए जो प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट करता है वो गोल्जी एपरेटिक्स करता है, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ सर, आप कहोगे सर हमारे शरीर में अब नीचे की तरफ वो है, हम ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, प्रोटीन चाहिए नीचे की तरफ। तो हमारे ऊपर की जो प्रोटीन है, यदि कहीं भी अन्य पार्टिकल, यदि हम नीचे चल रहे हैं, नीचे पैर से तो चलते हैं, अब पैर से चल रहे हैं तो पैरों को भी तो प्रोटीन चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कौन देता है? गोल्जी एपरेटिक्स देता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर ऑफ द सेल, ये सेल को पावर देता है। लाइसोसोम्स, ये एक प्रकार का लाइसोसोम्स एक प्रकार से सब पर नजर रखता है, एक प्रकार से यह देखता है कि कौन कौन काम कर रहा है कि नहीं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्म, तो मतलब ये देखता रहता है कि कौन काम नहीं कर रहा, कौन काम कर रहा है। अब कोई काम नहीं कर रहा तो उसको बुलाता है, उसका काम ये, इसका काम ये, इसका काम ये है कि ये जो नष्ट हो चुके पार्ट, नष्ट हो चुके जो हैं आपके सेल के, उनको नष्ट कर देता है। एक तो जो ढंग से यूज में नहीं है, सेल के लिए हानिकारक है, तो उनसे बचाने के लिए काम करता है लाइसोसोम्स, उनसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है।
अब माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया भाई अब कहेगा कि मैं 24 घंटे ही पावर हाउस देता रहूँ, पावर ऑफ द सेल देता रहूँ। तो यदि इसने काम करने से मना कर दिया तो ये उसको बुलाएगा और ये कहेगा कि भैया, ये फिर अपने हाइड्रोलिक एंजाइम को छोड़ देगा और वो नष्ट हो जाएगा एक प्रकार से, उसको मतलब एंजाइम छोड़ देगा, ठीक है। अब आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है? ये सेल डिवीजन करता है, ठीक है। ये लीवर में सबसे ज़्यादा होता है, ब्रेन में कम होता है, ठीक है। जब भी तो हमारे लीवर को हम दोबारा पुनः कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, और यदि हमारे ब्रेन में चोट लगी तो ब्रेन को ठीक नहीं कर सकते, इसलिए ठीक नहीं कर सकते कि उसमें सेंट्रोसोम है ही नहीं। अब लास्ट आप माइक्रोट्यूब। माइक्रोट्यूब हमारे सेल का, सेल डिवीजन का भी काम करता है, मोबिलिटी का भी काम करता है और शेप का भी। तो ये थी मेरी आज की क्लास। यदि पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैं दोबारा बता देता हूँ, सेल वॉल एक प्रकार से दीवार है जो हमारे प्रोटेक्ट करता है, सेफ्टी देता है, ठीक है। जैसे हमारे घर को, हम जहाँ रहते हैं हमें जो प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन कर रहा है? घर कर रहा है, मौसम से, बारिश से, सर्दी से जो प्रोटेक्ट कर रहा है हमारा घर कर रहा है, दीवार कर रही है। ऐसा ही ये सेल को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? सेल वॉल। और सेल का कंकाल जो एक प्रकार से जो पिचके नहीं, लेंटर का जो काम कर रहा है वो कर रहा है एक प्रकार से, जो बीम और कॉलम का जो काम कर रहा है वो कर रहा है आपका कौन? वह कर रहा है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और इसमें जो द्रव्य पाया जाएगा ना वो होता है एक साइटोप्लाज्म, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। एंडोप्लाज्म बता दिए, गोल्गी apparatus बता दिए, ये प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ द सेल है। लाइसोसोम्स ये हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम छोड़ता है, इसको सोसाइटी बैग भी कहते हैं। सेंट्रोसोम्स ये न्यूक्लियस, ये एक प्रकार से सेल डिवीजन करता है, रीजनरेट करता है, और लीवर में समय ज़्यादा होता है, ब्रेन में कम होता है, ठीक है। माइक्रोट्यूब ये मोबिलिटी काम करता है, सेल डिवीजन का शेप भी देता है, ठीक है। थैंक यू।